नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। चलिए देर न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम शैशवावस्था को CDP में शैशवावस्था को समाप्त करेंगे। उसको समाप्त करने के बाद फिर हम चलेंगे शैशवावस्था को रोकेंगे, फिर कुछ सिद्धांतों पर चलेंगे हम लोग। आज शैशवावस्था का एकदम कंप्लीट अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कहीं से कुछ नहीं होनी है, पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल सब कुछ चलेंगे, ठीक है। तो CDP का ये मेरा क्लास है और जिसका सब्जेक्ट है हमारा शैशवावस्था। सॉरी, मार्कर वाला सही नहीं है, इस तरह से हमारा चैप्टर है शैशवावस्था। शैशवावस्था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो शैशवावस्था है इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कि पहले इसको क्या बोला जाता है। शैशवावस्था को निर्माण की अवस्था, निर्माण की अवस्था। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से किस अवस्था को, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, जो भी ऑप्शन में थे वहां से क्वेश्चन किया गया है कि इसे निर्माण की अवस्था कहा जाता है। तो निर्माण की अवस्था किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। रीजन इसके एकदम क्लियर है। रीजन ये है कि बालक जन्म लेने के बाद, ठीक है, जन्म से लेकर के 5 साल तक की उम्र तक जब तक शैशवावस्था चलती है उस समय तक उसके सामने जितने वो दीपक होते हैं, जो कुछ भी होता है, ठीक है ना, वातावरण होता है, सब नवीन होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, नई नई चीजों के संपर्क में आता जाता है, नई नई चीजों से सीखना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। किसका विकास होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। उसके व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है। तो व्यक्तित्व के विकास के देखिए इजी टू मॉडरेट होइए। मैंने कहा ना कि मतलब इस दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाएगा कि कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। इजी टू मॉडरेट होना मतलब आप हो जाइए। निर्माण की अवस्था शैशवावस्था, व्यक्तित्व के विकास की अवस्था प्रथम अवस्था। व्यक्तित्व के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होगी? यही होगी। कौन सी? शैशवावस्था। या व्यवहार की प्रथम अवस्था। देखिए इसमें कई सारी चीजें आप जोड़िए, तब जाकर के आप साइकोलॉजी के मास्टर बनेंगे। व्यवहार की प्रथम पाठशाला शैशवावस्था, व्यक्तित्व के निर्माण की प्रथम पाठशाला शैशवावस्था, ठीक है ना। क्रियाकलापों की प्रथम पाठशाला, क्रियाकलापों की प्रथम पाठशाला शैशवावस्था। तो इजी टू मॉडरेट, ठीक है ना। क्योंकि भाई शैशवावस्था में बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही ये सारी क्रियाएं शुरू होती हैं। तो निर्माण की अवस्था के अंतर्गत कई सारी चीजें आ जाती है। मैंने 2-3 एग्जांपल बता दिया। इस एग्जांपल से आप इसको पकड़ करके रखोगे कि निर्माण की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था है, जिसमें बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है, निर्माण होता है, ठीक है। और उसमें कई सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। अगर पूछ दे कि व्यक्तित्व के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है, तो शैशवावस्था। व्यवहार की प्रथम अवस्था कौन सी है? व्यवहार प्रदर्शन की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो शैशवावस्था। क्रियाकलापों की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो आपका ऑप्शन जाएगा शैशवावस्था, ठीक है। दूसरा देखें, स्वप्रेम या आत्मप्रेम की अवस्था, ठीक है। स्वप्रेम या आत्मप्रेम की अवस्था कौन सी है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा शैशवावस्था पर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अब यहां पर भी थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं हम लोग, क्योंकि शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। तो भैया 2 भागों में बांटा गया है, तो ये जो स्वप्रेम या आत्मप्रेम की जो भावना पाई जाती है बालक में, वो अधिकतर जो है 0 से 3 वर्ष तक, ठीक है ना। ये जो स्वप्रेम और आत्मप्रेम की अवस्था होती है यह शैशवावस्था की है। लेकिन शैशवावस्था में भी 0 से 3 वर्ष तक के बालकों में स्वप्रेम और आत्मप्रेम की भावना पाई जाती है। और 3 वर्ष के बाद जो होता है बालक अन्य
परिवार के सदस्यों के साथ भी प्रेम करने लगता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है हम एक मनोवैज्ञानिक का नाम लेंगे। मनोवैज्ञानिक का नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने नार्सिसिज्म को, अरे सॉरी यार, सिगमंड फ्रायड ने आत्म प्रेम या स्व प्रेम को क्या बोला है? नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म क्या बोला? नार्सिसिज्म बोला है। और ये नार्सिसिज्म यूनानी पौराणिक कथा, ठीक है, ये जो नार्सिसिज्म शब्द आया है ये यूनानी पौराणिक कथा में यूज किया गया शब्द है। नार्सिसिज्म नहीं, वहां पे नार्सिसिस्ट शब्द का यूज किया गया है, उस पे मत जाइए आप। तो नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है? आत्म प्रेम या स्व प्रेम। तो फ्रायड कहते हैं कि आत्म प्रेम और नार्सिसिज्म को क्या नाम दिया फ्रायड ने? आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा सिगमंड फ्रायड। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जनक हैं, उन्होंने ही यह बात करी थी। ठीक है, और यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी पौराणिक कथा का। ठीक है ना, यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी पौराणिक कथाएं जो होती थी उसमें नार्सिसिस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था, वही है, उसी को थोड़ा सा फिर बदल हुआ है, तो नार्सिसिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आत्म प्रेम और स्व प्रेम की भावना जो पाई जाती है वो जीवन से 3 वर्ष तक पाई जाती है, और 3 वर्ष के बाद 5 वर्ष 3 वर्ष के बाद बालक में आत्म प्रेम स्व प्रेम से हट करके पर प्रेम की भावना का विकास हो जाता है। लेकिन ये पर प्रेम की जो भावना का विकास होता है, पर प्रेम की भावना का विकास ये 3 से 5 वर्ष के बीच में। ठीक है ना, अपनी माता से सबसे पहले अपनी माता से प्रेम करता है। क्वेश्चन आता है सबसे पहले किससे प्रेम करेगा? अपनी माता से, पिता से, इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से। सबसे पहले उसका प्रेम जाता है अपनी माता की तरफ। ठीक है ना, सबसे पहले अपनी माता को पहचानता भी है बालक। सबसे पहले किसको पहचानता है? अपनी माँ को ही पहचानता है, और सबसे पहले वो प्रेम किससे करता है? अपनी माँ से ही करता है। ठीक है, तो ये फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गया होंगे। ठीक है, अच्छा आगे चल। तीसरा, अतार्किक चिंतन। यहां पे मैं चिंतन शब्द जो जोड़ा गया है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो शैशवा अवस्था ही है। ठीक है, लेकिन चिंतन देखिए, बालक जो शिशु होता है, शिशु चिंतन करना कब शुरू करता है? यहां पर भी हमको डिवाइडेशन करना ही करना है। करना क्या? वैसे तो ऑप्शन आएगा, आप शैशवा अवस्था लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में 0 से 3 वर्ष है, ठीक है, और फिर इसके बाद एक ऑप्शन 3 से 5 वर्ष है, ठीक है ना, तो अतार्किक चिंतन वाले में आपका 3 से 5 वर्ष वाला ऑप्शन ठीक मतलब सही होगा। 0 से 3 वर्ष वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि 0 से 3 वर्ष का बालक चिंतन नहीं कर पाता है। 3 से 5 वर्ष, 3 से तीसरे वर्ष के बाद वो चिंतन करना शुरू करता है। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशव अवस्था है, लेकिन शैशव अवस्था में भी 0 से 3 वर्ष तक के बालक चिंतन नहीं करते हैं। ठीक है ना, 3 से 5 वर्ष के बालक चिंतन करते हैं, वो भी अतार्किक चिंतन करते हैं। उनके अंदर लॉजिकल जो मेंटलिटी होती है, मेंटलिटी पावर होती है, वह विकसित नहीं हो पाती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखिए, अतार्किक चिंतन ही नहीं होता है। अतार्किक चिंतन हो गया, क्रिया कलाप हो गए। ठीक है ना, अतार्किक चिंतन, अतार्किक क्रियाकलाप, सोच विचार, व्यवहार आदि को रख सकते हो आप लोग। कहने का मतलब क्या है? अतार्किक चिंतन करता है, ठीक है, लेकिन जो है जितने भी वो कार्य करते हैं, अतार्किक क्रियाकलाप भी उसी शैशवावस्था के अंतर्गत शामिल है। सोच विचार, उसके सोचने विचारने का तरीका भी अतार्किक ही होता है। अतार्किक क्रियाकलाप भी वो करता है, तभी तो हम लोगों के लिए उसका कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे ऐसे कार्य करेगा जिसमें हमको हंसी आएगी और क्रोध भी आएगा। इसलिए शैशवावस्था कौन से? अतार्किक क्रियाकलापों, अतार्किक सोच विचारों, अतार्किक व्यवहार या अतार्किक चिंतन की कौन सी अवस्था है? तो शैशवावस्था है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये अतार्किक क्रियाकलाप, सोच विचार, व्यवहार जो होता है मेनली 0 से 3 वर्ष के बीच ही होता है। तीसरे से 5वें वर्ष में थोड़ा बहुत उसके अंदर लॉजिकल क्षमता विकसित होने लगती है, तभी तो वह
3 वर्ष में बालक स्कूल, अब तो स्कूल भेजा जा रहा है 3 वर्ष में, हालांकि हमारी गवर्नमेंट में जो शिक्षा का जो नियम बनाया गया उसमें 5 वर्ष के बाद ही भेजा जाता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद ही बालक गिनती गणना शुरू करता है। तो 1 2 3 क्रम को सजाना शुरू कर देता है, क्रम जानने लगता है, ठीक है ना, तुरंत उसके अंदर विकसित होता है, चीजों को सजाने लगता है, ठीक है ना, क्रम से, ठीक है। तो तार्किक चिंतन की अवस्था इसमें भी जैसे ऑप्शन आएगा वैसे आपको करना, मैंने कहा इजी टू मॉडरेट, तो ये तभी जो है सीटेट क्लियर होगा, ऐसे क्लियर करिए। तो अतार्किक चिंतन, अतार्किक क्रियाकलाप, अतार्किक सोच विचार और अतार्किक व्यवहार की जो अवस्था है वह है शैशव अवस्था। लेकिन उस शैशव अवस्था में भी 0 से 3 वर्ष में ये सारे क्रियाकलाप होते हैं, 3 से 5 वर्ष में थोड़ा बहुत तो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आपको इसको क्लियर करके रखना है, ठीक है। चौथा देखिए, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु या गुड्डे गुडियों, गुड्डे गुड़ियों की आयु। मतलब क्या? देखिए, गुड्डे गुड़ियों का खेल बालिकाएं अधिकतर खेलती हैं, और खिलौने जो है बालक बालिका सबसे संबंधित है, शिशु से संबंधित है। तो बच्चा जो शिशु होता है, अक्सर 0 से 5 साल तक के बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वह खिलौनों में होता है, ठीक है ना, खिलौनों से प्रेम करते हैं वो, ठीक है, तभी तो जिद करके माता पिता से खिलौने प्राप्त करते हैं। तो गुड्डे गुड़ियों की अवस्था और खिलौने की अवस्था कौन सी होगी? आपका ऑप्शन जाएगा तुरंत शैशव अवस्था होगी। इसमें 0 से 3 वर्ष और 5 वर्ष में कोई डिवाइडेशन नहीं करना है, मतलब शैशव अवस्था क्लियर, एकदम शैशव अवस्था, ठीक है। अच्छा देखिए, 5वां देखते हैं, अनावश्यक हठ की अवस्था। आईएमपी पॉइंट है, मैंने कहा ना कि हम एक ऐसे फैक्ट से परिचित होंगे, ठीक है, अपने सोच का दायरा विकसित करेंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। अनावश्यक हठ की अवस्था या जिद की अवस्था कौन सी है? तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा भैया, अनावश्यक हठ और जिद की अवस्था आपकी शैशव अवस्था है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे ये अनावश्यक शब्द क्यों यूज हुआ है, क्योंकि बालक ऐसी ऐसी चीजों को लेकर के जिद या हट कर बैठते हैं जो कि मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता है। कुछ का तो मतलब हो सकता है लेकिन उनके लिए होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका कि कोई मतलब नहीं होता है। तो अनावश्यक हट या जिद की अवस्था कौन सी होगी? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया शैशव अवस्था होगी, ठीक है। छठा देखते हैं, आईएमपी पॉइंट है ये वाला, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। क्वेश्चन करें कि संस्कारों के निर्माण की अवस्था कौन सी अवस्था है, तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा शैशव अवस्था है। क्यों? क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद परिवार में आता है, ठीक है ना, परिवार में आता है, परिवार में माता के संपर्क में सबसे पहले आता है, माता ही उसकी पहली अध्यापिका होती है, ठीक है ना। और सबसे पहले यहाँ से मैंने कहा इजी टू मॉडरेट हुई, संस्कारों का निर्माण यहीं से शुरू हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि शैशव अवस्था भावी जीवन के निर्माण की आधारशिला है। 100% सत्य है, क्योंकि यहीं पर उसके व्यक्तित्व में संस्कार डाले जाते हैं, ठीक है। और वो जो संस्कार दिए जाते हैं, सबसे पहले कौन संस्कार देता है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा, सबसे पहले माता उसको संस्कार देती है, माता के बाद पिता का नंबर आएगा, इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों का नंबर आएगा, ठीक है। और स्कूल में जब बालक प्रवेश करता है तब जो है संस्कार कहाँ से मिलने लगते हैं? अध्यापकों से मिलने लगते हैं। जो उसके पढ़ाने वाले टीचर हैं वो उसको संस्कार देने लगते हैं, ठीक है ना। तो संस्कारों की अवस्था कौन सी है? संस्कारों के निर्माण की अवस्था, तो सीधे सीधे होगा आपका ऑप्शन शैशव अवस्था है। और संस्कार सबसे पहले बालक को कौन देता है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा माता देती है, इसके बाद पिता और परिवार के अन्य सदस्य देते हैं, इसके बाद स्कूल में संपर्क करता है, स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद उसको संस्कार देने वालों की संख्या लंबी हो जाती है, उसके अध्यापक गण हो जाते हैं और कुछ और लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो संस्कारों के निर्माण की अवस्था कौन सी है? तो आपको ऑप्शन जाएगा कि
शैशव अवस्था। ठीक है, एक पॉइंट है वास्तविकता व अवास्तविकता के बीच झूलने की अवस्था। देखिए, शिशु जो होता है, ठीक है, मैंने बोला एकदम कॉमन सा फैक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। शिशु जो होता है वह पहली बात तो ये है कि आता है बाहरी वातावरण संपर्क में आता है और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे नवीन चीजें होती हैं, नवीन चीजों को वो देखता है, ठीक है ना, उसके साथ कई प्रकार के क्रियाकलाप करता है। उसको कभी तो मतलब क्या चीज हानिकारक है क्या लाभदायक वह नहीं समझ पाता है, इसीलिए वह आग में भेद नहीं कर पाता है, सांप में भेद नहीं कर पाता है, ठीक है, रस्सी में भेद नहीं कर पाता है, और खासकर वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच झूलता है। इसीलिए वह उसको आप आग थमा दोगे, पकड़ा दोगे, पकड़ लेगा, ठीक है, सांप थमा दोगे आपको पकड़ लेगा। तो वास्तविकता और अवास्तविकता उसी से वो सीखता भी है। वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच झूलने की जो अवस्था है, ठीक है ना, वह कौन सी अवस्था है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया शैशव अवस्था है। ठीक है, तो इस क्रम में बालक सीखता भी है। वास्तविक एक बार जब किसी चीज से उसका संपर्क होगा और उसको वो चीज मिठाई आपने दिया, खाया, उसको अच्छा लगा पहली बार, तो जानेगा कि नहीं सही चीज है, ठीक है ना। अब मिर्च आप दोगे तो खाएगा तो तीखा लगेगा, तो फिर दोबारा वो मिर्च को छूना नहीं चाहेगा। उसी प्रकार से मतलब किसी चीज से उसको हार्म होता है तो वह उससे दूरी बनाएगा। तो वह क्योंकि वह उसमें भेद नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच झूलने की अवस्था क्या है, शैशव अवस्था है। और मैंने कहा मैं पूरी तरह से सीटेट को फोकस करके आपको मटेरियल प्रदान कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं, मिटा करके आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इसमें है। और मतलब ये जो 7 फैक्ट बताए हैं, तो ये सातों फैक्ट क्या है, पूछेगा निर्माण की अवस्था, स्वप्निर्वाह प्रेम की अवस्था, चिंतन की अवस्था, क्रियाकलाप, और इसमें मैंने जो नार्सिसिज्म बताया है और फ्राइड बताया है, इन लोगों को आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखें, 8वां फैक्ट या 9वां जो भी हो याद नहीं है, लेकिन भावी जीवन की आधारशिला। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन करें कि भैया भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था कौन सी है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा शैशव अवस्था है। और इसके लिए मैंने बता दिया है क्या, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यही जो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक का जो समय होता है, इसी बीच में जैसे आप संस्कार, ठीक है ना, जैसे आप संस्कार और गुणों का विकास उसके अंदर करेंगे, जैसे आप उनको संस्कार देंगे और गुणों का विकास करेंगे, गुण देंगे, ठीक है ना, वैसे ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, ठीक है, वैसा उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसीलिए मैंने पीछे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा पढ़ाई हुई है। चलिए कमेंट्स करके बताइएगा कि उसमें से कौन से ऐसे 2 मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी परिभाषा इस वाले कथन पे पूरी तरह से फिट बैठती है, ठीक है ना। किसी ने कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। किसकी परिभाषा है ये आप बताइए। तो उसी परिभाषा के हिसाब से भावी जीवन की आधारशिला यानी पूरे शैशव अवस्था ही पूरे जीवन का एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कहा कि शैशव अवस्था से जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। मैंने पीछे वीडियो में पढ़ा है, दोनों परिभाषाएं, तो उनकी परिभाषा यहाँ पे एकदम फिट बैठती है। जैसे संस्कार और गुण उसको देंगे आप, वैसे ही वैसे व्यक्तित्व का उसके अंदर निर्माण होगा, ठीक है। अब आगे चलें, 9वां प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था।
प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था। जनरलाइज क्वेश्चन है, सबको पता है, इसमें कुछ भी समझाना नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था क्या होती है, यही होती है। क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट, अगर हम अपने भारत सरकार के जो नियम कानून बनाए गए हैं विद्यालय में प्रवेश के, तो 5 साल के बाद 6 साल, छठे साल में प्रवेश करता है, और 0 से 6 साल तक, कुछ साइकोलॉजिस्ट 0 से 6 साल तक को मानते हैं शैशवावस्था के अंतर्गत। तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है, आपका ऑप्शन जाएगा भैया शैशवावस्था होती है। और इसमें जो है क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बालक की प्रथम शिक्षक कौन होता है, तो माता होती है उसकी प्रथम शिक्षक, ठीक है ना, प्रथम शिक्षक माता होती है, ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया शैशवावस्था है, ठीक है। एक नए फैक्ट को देखते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, सर्वाधिक रोगाणुओं से संक्रमित होने की अवस्था। बहुत ही सही फैक्ट है। देखिए, आपने देखा होगा कि 0 से 5 साल तक के बच्चे ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा संक्रमण उनको होता है। तो कारण रीजन क्या होता है कि उनका प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, कमजोर होता है। और भैया प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के कारण बच्चे अधिक से अधिक बीमार पड़ते हैं। तो सर्वाधिक संक्रमण की अवस्था कौन सी हो गई, आपकी शैशवावस्था हो गई। क्योंकि इस उम्र में बालक, रीजन भी आपको पता होना चाहिए, रीजन क्या पता होना, सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि अभी उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र उनका कमजोर होता है, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा भी उनके खान पान में, मतलब उनके पोषण में अगर प्रॉब्लम आपने करी, अब बाह्य वातावरण में फिर पोषण आ जाता है। जब पोषण में प्रॉब्लम हो गई, खान पान अगर उचित ढंग से उनको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना, सबसे पहले तो माता का दूध। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि माँ का दूध, आपने प्रचार देखा होगा, माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है ना। और खासकर कोई भी बच्चा हो, कम से कम 0 से 6 महीने तक, 0 से 6 माह तक माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध ही उसको मिलना चाहिए। क्योंकि माँ के दूध में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो उसके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तो अगर यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, साइंटिफिक रीजन भी है, साइकोलॉजिकल रीजन है, तो साइंटिफिक रीजन भी है कि 0 से 6 माह तक के बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। और बच्चा 0 से, अच्छा, बच्चे को पानी की आवश्यकता कब तक नहीं होती है, तो यही है, मतलब इस समय तक उसको पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। बच्चा पानी पीना कब शुरू करता है, 6 महीने के बाद उसको आप थोड़ा बहुत पानी पिला सकते हैं, लेकिन 6 महीने से पहले उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, पानी की आवश्यकता उसको नहीं होती है। इजी टू मॉडरेट फैक्ट को आपको याद करके रखना है, ठीक है। इसको देखिए आपने। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, 11वां IMP, संवेगात्मक विकास की अवस्था। क्लियर सी बात है, बच्चा जब बाह्य वातावरण के संपर्क में शिशु आता है तो उसके अंदर कुछ संवेगों का विकास होता है, ठीक है। और उन संवेगों में अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको बांटना पड़ेगा। तो संवेगात्मक विकास की अवस्था कौन सी होती है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा शैशवावस्था होती है। लेकिन अब यहाँ पे 2 मत हैं। जो फॉरेनर साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है ना, उनका कुछ और कहना है, और भारतीय साइकोलॉजिस्ट जो है उनका कुछ और कहना है। तो देख लेते हैं कि भैया फॉरेनर जो साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि विदेशी मनोवैज्ञानिक,
विदेशी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक के अंदर शैशवावस्था में 4 प्रकार के संवेगों का विकास होता है। 4 प्रकार के संवेग का विकास होता है। इनके अनुसार 4 प्रकार के संवेगों का विकास होता है। उसमें एक है भय, एक है क्रोध, एक है प्रेम और एक है पीड़ा। ठीक है, यही है। आपको चारों को याद करके रखना होगा कि भैया शैशवावस्था में निम्न में से कौन से संवेग, कितने संवेगों का विकास होता है, कौन संवेग का विकास नहीं होता है। तो फॉरेनर साइकोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं कि भैया शैशवावस्था में सिर्फ 4 प्रकार के संवेगों का विकास होता है। किसके अंदर? बच्चे के अंदर। ठीक है ना, जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो कुछ और संवेग विकसित हो जाते हैं उसके अंदर। लेकिन जो हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, भारतीय मनोवैज्ञानिक जो हमारे हैं, भारतीय मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि संपूर्ण जीवन में, इस शैशवावस्था की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं संपूर्ण जीवन में व्यक्ति के अंदर हर्ष और द्वेष संवेग। भारतीय मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि संपूर्ण जीवन काल में व्यक्ति के अंदर संवेगों को मारिए, इधर हटाइए, कोई भी संवेग की बात मत करिए। संवेग कुछ नहीं होता है, 2 ही प्रकार के संवेग होते हैं, एक हर्ष होता है, एक विषाद होता है। कहने का मतलब यह है, एक हर्ष होता है, एक द्वेष होता है, 2 ही प्रकार के संवेग विकसित होते हैं। तो अगर भारतीय मनोवैज्ञानिकों की अगर बात करी जाए तो उन्होंने सिर्फ 2 संवेगों की बात करी है। आपको याद करके रखना होगा कि भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो संवेग है कौन कौन से है? हर्ष और द्वेष है। और अगर शैशवावस्था की बात करी जाए तो ये तो पूरे जीवन की बात कर रहे हैं। और अगर शैशवावस्था की बात करी जाए तो जो फॉरेनर साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने 4 प्रकार के संवेगों की बात करी है, भय, क्रोध, पीड़ा, प्रेम। ठीक है ना, बराबर देखें, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। ठीक है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा आदि। शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो शिशु होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। और मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं 14 होती हैं। ठीक है ना, हमने सिर्फ 3 का नाम लिया है, बाकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। अभी हम शैशवावस्था पढ़ा रहे हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है, मूल आवश्यकताएं, क्योंकि शिशु जो होता है प्रारंभ में 0 से 3 वर्ष तक, लगभग 0 से 3 वर्ष तक उसको भूख, प्यास और निद्रा, ठीक है ना, यही मेन मतलब उसके मतलब मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उसी पर आधारित व्यवहार करता है। अगर उसको भूख लगेगी तो रोएगा, चिल्लाएगा। ठीक है ना, प्रदर्शन कैसे करेगा? रो करके, चिल्ला करके प्रदर्शन करेगा। प्यास लगेगी तब भी, निद्रा आएगी तब भी वह रो करके या चिल्ला करके या हाथ पांव को फेंक करके वो प्रदर्शित करेगा। तो हम लोग समझ जाते हैं कि भाई इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, निद्रा है। तो बच्चे जो होते हैं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार का काल कौन सा होता है? तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा भैया शैशवावस्था। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना, इन चारों को आपको याद करके रखना है। भय, विदेशी साइकोलॉजिस्ट के अनुसार भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। और जो आपके भारतीय साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने पूरे जीवन काल में हर्ष और द्वेष नामक 2 संवेगों की बात करी है। और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार जो किया जाता है वो मेनली शैशवावस्था में किया जाता है। बाद में जो है जैसे बाल्यावस्था से अर्जित प्रवृत्तियां भी बालक के अंदर आने की लगती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो अर्जित प्रवृत्तियां हैं वो कब मेनली कब आती हैं? तो बाल्यावस्था में। या अर्जित प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार कब किया जाता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई? चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, रोगाणुओं से संक्रमित होने की जो अवस्था है इसमें एक फैक्ट आप लोगों को मैं समझा दूं। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था
कि नवजात शिशु मृत्यु दर, उसके बारे में बात करी थी। लेकिन हम अगर 0 से 5 वर्ष तक देखें, पूरे 0 से 5 वर्ष तक के शिशुओं, जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है, सबसे ज्यादा मृत्यु जो होती है वो किससे होती है? न्यूमोनिया से। सबसे ज्यादा न्यूमोनिया से होती है। इसके बाद अगर होती है तो डायरिया से होती है। ठीक है, सर्वाधिक जो मृत्यु होती है वो न्यूमोनिया से होती है और इसके बाद नंबर आ जाता है आपके डायरिया का। ठीक है, तो चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसको मैं मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसमें बच रहा है या छूट रहा है। ठीक, ये जो 12 फैक्ट मैंने बताए हैं, एक दो फैक्ट और जोड़ूंगा वहां, इसके बाद इसको जो है ये वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। अगर 13वां की बात करें तो परनिर्भरता या पराधीनता का काल। ठीक है ना, पराधीनता शब्द का यूज करना सही नहीं है क्योंकि पराधीन शब्द मतलब अलग रेंज में आ जाता है। पराधीन को आप मत लिखिए, पराधीन से कोई मतलब नहीं है। परनिर्भरता का काल यानी दूसरे के ऊपर निर्भरता का काल कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा सीधे सीधे शैशव अवस्था। तो परनिर्भरता की अवस्था या परनिर्भरता का काल कौन सा है? शैशव अवस्था है। रीजन आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ चीजें एकदम आसान सी होती है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और इसमें भी 0 से 3 वर्ष में ज्यादा परनिर्भरता की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष के बाद बालक जो है चौथे 5वें वर्ष में आप लोग देखेंगे कि वो अपने कुछ क्रियाकलाप स्वयं से करना शुरू कर देता है, उसकी निर्भरता। तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे। परनिर्भरता का अगर काल देखा जाए तो 0 से 3 वर्ष मेन है। ठीक है, और परनिर्भरता थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है तो 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच, 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बनेगा इज इट मॉडरेट। तो इसमें सीधे सीधे अगर परनिर्भरता का काल पूछेगा तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा शैशव अवस्था पे। लेकिन अगर उसने डिवाइडेशन कर दिया 0 से 3 वर्ष या 3 से 5 वर्ष तो आपका ऑप्शन 0 से 3 वर्ष पे जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष के बाद बालक में परनिर्भरता, निर्भर तो यार हर व्यक्ति पूरी जिंदगी में वृद्धावस्था में भी निर्भरता की जरूरत पड़ती है, या हम लोग मतलब कई चीजों के लिए हर समय किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, उस रेंज में हमको नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है कि परनिर्भरता का जो काल होता है वो 0 से 3 वर्ष का काल होता है, क्योंकि बालक अपनी क्रियाओं को नहीं कर पाता है ना, 0 से 3 वर्ष में नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर उतनी समझ और समझ विकसित नहीं हो पाती है। तो इसमें भी 0 से 3 वर्ष में अधिक निर्भरता की जरूरत पड़ती है और 3 से 5 वर्ष के बीच में उसकी निर्भरता थोड़ी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर पूछे परनिर्भरता का काल कौन सा है तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया शैशव अवस्था परनिर्भरता का काल है। ठीक है ना, 14वां और लास्ट है नैतिक गुणों और सामाजिकता के विकास की प्रथम अवस्था। ठीक है, देखिए बालक में नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास की जो प्रथम अवस्था होती है वह यही शैशव अवस्था होती है। तो ऑप्शन तो आप क्लियर करके एकदम क्लियर है और क्लियरली आप लगा लोगे।
कि नैतिक विकास, क्योंकि नैतिक गुणों का विकास बालक में, ठीक है ना। और इसमें भी एक चीज आपको क्लियर करना है, ध्यान रखना है कि ये जो नैतिक गुण और सामाजिक गुण जो उसके अंदर जाते हैं, उसके लिए सबसे जिम्मेदार कौन होता है? सबसे पहले कौन होती है? माता ही होती है। तुरंत आपका ऑप्शन माता पर ही जाएगा, ठीक है ना, अन्य किसी सदस्य पे नहीं जाएगा। माता नहीं होगा तो आप किताब पे लगा सकते हो, लेकिन माता ही सबसे पहले जो है उसकी प्रथम शिक्षक होती है। और वही नैतिक गुण और सामाजिक गुणों का जो उसके अंदर विकास होता है वह माता के द्वारा ही बताया जाता है। भैया बालक बच्चे को वही समझाती है अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। तो उस प्रकार से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यहाँ पर भी एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 0 से 3 साल, 0 से 3 और 3 से 5, 0 से 3 साल में जो होता है कोई सामाजिकता कोई नैतिकता की बात नहीं होती है, ठीक है। और 3 से 5 वर्ष में ही मेनली जो है 3 से 5 वर्ष में ही नैतिक और सामाजिक गुणों की बात हम करेंगे तो सही होगा। नैतिक सामाजिक जो भी गुण है इनकी बात हमको अगर करनी है तो सीधे 3 से 5 वर्ष में करेंगे, क्योंकि उसको जो है अच्छे बुरे की पहचान ठीक ढंग से 3 से 5 वर्ष में आती है, यानी कि पूर्व बाल्यकाल में, ठीक है। तो इसको हम नैतिक और सामाजिक की अगर बात करें तो आप ऐसा अवस्था तो मान ही देंगे ऑप्शन में, लेकिन अगर उसने डिवाइडेशन कर दिया तब आपको क्या करना होगा? 3 से 5 वर्ष को मानना होगा, ठीक है। चलिए, तो नैतिक और सामाजिक गुणों के विकास का जो काल होता है वह क्या होता है? मतलब प्राथमिक काल जो होता है वह शैशवावस्था होता है। बस 14 फैक्ट यहाँ पर थे, 14 फैक्ट को आपको क्लियर करके रखना है। 2 फैक्ट और अभी मैं शैशवावस्था की विशेषताएं बतानी बाकी है, लेकिन अभी मैं 2 फैक्ट से आप लोगों को परिचित कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड जो थे, इनका एक कथन है, ठीक है ना, और ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था कि लड़कियों में माता के प्रति प्रेम की भावना का विकास, ठीक है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो पिता के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है ना। तो लड़कियां जो होती है पिता के प्रति अट्रैक्टिव होती हैं और लड़के जो होते हैं माता के प्रति होते हैं। तो उन्होंने कहा कि लड़कियां जो होती हैं माता के प्रति प्रेम की भावना का विकास होता है, ठीक है ना। इस मातृ प्रेम को, लड़कियों के मातृ प्रेम को उन्होंने क्या नाम दिया था? ओडियस भावना ग्रंथि, ठीक है। और लड़कों के पितृ प्रेम को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का था। बहुत ही आईएमपी है, ठीक है ना। इसको आपको एकदम क्लियर करके रखना है, दोनों भी चीजें, ठीक है। किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि लड़कियां जो है माता की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहती हैं, आकर्षित रहती हैं, या कह सकते हैं कि उनका प्रेम जो है माता के प्रति लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम होता है, और उसको जो है मातृ प्रेम को, लड़कियों के मातृ प्रेम को क्या नाम दिया था सिगमंड फ्रायड ने? ओडियस। इसको याद करिए आप, ओडियस भावना ग्रंथि, ठीक है, ओडियस भावना ग्रंथि। और लड़के जो है पिता के प्रति प्रेम ज्यादा रखते हैं या रुचि ज्यादा रखते हैं, उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। याद करके रखना है, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि किससे संबंधित है? तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा लड़कों के पितृ प्रेम को, बालकों के पिता से प्रेम को। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। या ओडियस भावना ग्रंथि जो होती है वह किससे संबंधित है? तो लड़कियों के पितृ प्रेम से,
ठीक है ना, पिता के प्रेम से। और इसके बारे में किसने बताया था या क्या किसने बात करी थी इसकी, तो आपका ऑप्शन जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। और ये जो ओडियस भावना ग्रंथि और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि है, ये भी यूनानी पौराणिक भाषा शब्द से लिया गया है। तो अगर पूछे कि कहां से लिया गया है, तो आपका ऑप्शन जाएगा यूनानी पौराणिक भाषा से, ठीक है, यूनानी पौराणिक भाषा से लिया गया है। तो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि और ओडियस भावना ग्रंथि किससे संबंधित और किसने इसके बारे में बात करी थी, आपके चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ चीजें है जो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सोचा था आज इसको समाप्त करना, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। तो फिलहाल जितनी चीजें मैंने बताई हैं इनको आप एकदम रट करके रखो, क्वेश्चन यही से आने हैं, ठीक है। और पूरा जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने इजी टू मॉडरेट पढ़ाने की कोशिश करी है कि इजी टू मॉडरेट होइए, परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रही मतलब शैशवावस्था को अन्य किन नामों से जाना जाता है और कुछ मनोवैज्ञानिकों की बातें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में और शैशवावस्था की शिक्षा प्रणाली के बारे में ना, किस आधार कैसे उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने कहा ना मैं एकदम पूरा CDP की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा और आपको दूंगा, कहीं भी आपको नहीं भटकना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। इजी टू मॉडरेट हम चलेंगे, ठीक है ना। पेपर के पैटर्न जैसे बदल रहा है उस हिसाब से हम तैयारी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस एक विनती है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।